तो राजा मिलिंद नागसेन की बातों से काफी प्रभावित थे, खासकर जब उन्होंने वो उपादान वाली बात समझाई थी। हाँ, कि पुनर्जन्म का असली कारण वो गहरी आसक्ति है। बिल्कुल। लेकिन उनके दिमाग में, आप जानते हैं, एक सवाल खत्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता था। हमेशा। तो उन्होंने पूछा, आदरणीय नागसेन, जो व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता, क्या वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसके पास योनिसोमनसिकार होता है, मतलब सही विवेक या उचित ध्यान? हाँ, और नागसेन ने कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल। लेकिन वो वहां रुके नहीं, उन्होंने बात को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, सही विवेक के कारण और प्रज्ञा के कारण, मतलब बुद्धि, और दूसरे जो कुशल कर्म हैं, उन सब के कारण वो दोबारा जन्म नहीं लेता। अच्छा, तो उन्होंने एक ही वजह नहीं बताई? नहीं, कई वजह गिना दी, और यहीं पर राजा मिलिंद थोड़ा उलझ गए। हाँ, क्योंकि उनके लिए शायद ये सारे शब्द एक जैसे ही थे, विवेक, बुद्धि, ध्यान। बिल्कुल। तो उन्होंने तुरंत अगला सवाल किया, लेकिन भंते, ये जो योनिसमनस्कार है, क्या वही प्रज्ञा नहीं है? क्या ये दोनों अलग अलग है? और ये एक ऐसा सवाल है, मतलब जो आज भी उतना ही जरूरी है ना? हम भी तो इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। करते हैं। ध्यान से काम करो, बुद्धि से काम लो, सुनने में तो एक जैसे ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन नागसेन ने यहाँ कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने सीधे कहा, नहीं महाराज, मनस्कार अलग है और प्रज्ञा अलग है। और सिर्फ ये कह देना कि दोनों अलग हैं, ये तो काफी नहीं था। मुझे लगता है नागसेन का जो असली कमाल है वो उनके उदाहरणों में है। हमेशा उनकी यही तो खूबी थी। उन्होंने एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, महाराज, बकरी को देखिए। बकरी? हाँ, बकरी, बैल, भैंस, ऊंट, गधे। उन्होंने कहा, इन सब में मनस्कार यानी ध्यान देने की क्षमता तो होती है। अच्छा। लेकिन उनमें प्रज्ञा नहीं होती। एक मिनट, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जानवरों में प्रज्ञा बिल्कुल नहीं होती? मेरा मतलब है, जैसे एक कुत्ता है जो अपने मालिक का मूड समझ जाता है, या कोई चिंपांजी जो औजार इस्तेमाल करना सीख जाता है, क्या वो समझ नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर वो बारीक सा फर्क साफ होता है। देखिए, जब नागसेन जानवरों का उदाहरण दे रहे हैं तो वो उनकी व्यावहारिक बुद्धि को नकार नहीं रहे हैं। अच्छा। वो एक बहुत ही खास तरह की समझ की बात कर रहे हैं। मनस्कार का मतलब क्या है? चेतना का किसी एक चीज की तरफ मुड़ना, ध्यान देने की क्रिया। फोकस करना। फोकस करना। एक बिल्ली है, वो घंटों तक चूहे के बिल पर ध्यान लगाए रख सकती है। हाँ। एक हिरन जंगल में जरा सी आहट पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। ये सब मनस्कार है। तो ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म हुआ, जिंदा रहने के लिए जरूरी। बिल्कुल। ये एक मानसिक टॉर्च है। भोजन खोजना है, खतरे से बचना है, इसके लिए ये एक बुनियादी उपकरण है। ठीक है, तो मनस्कार हुआ रॉ डेटा इकट्ठा करना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, और उस पर मन टिकाए रखना। एकदम सही। अब आते हैं प्रज्ञा पर। प्रज्ञा उस रॉ डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता है। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये समझना है। क्या समझना? चीजों के असली स्वभाव को समझना, कि वो अस्थायी है, मतलब अनित्य, कि वो असंतोषजनक है, मतलब दुख, और ये समझना कि उनमें कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। अनात्मा। एक चिंपांजी, जैसा आपने कहा, केले को पाने के लिए छड़ी का इस्तेमाल तो कर सकता है, पर वो बैठकर ये चिंतन नहीं कर सकता कि ये केला भी अस्थायी है और इससे मिलने वाली खुशी भी बस कुछ पल की है। अस्तित्व की ये गहरी समझ। हाँ, यही प्रज्ञा है। जानवरों की बुद्धि उनके जीवन को चलाने के लिए है, प्रज्ञा जीवन के चक्र से बाहर निकलने के लिए है। वाह! तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मनस्कार एक टॉर्च की तरह है? हाँ। और योनिसो मनस्कार या उचित ध्यान उस टॉर्च को सही जगह पे लगाना है? बहुत ही सुंदर उपमा है, एकदम सटीक। और जब वो टॉर्च की रोशनी सही जगह पर पड़ती है, तो जो साफ साफ दिखाई देता है, वही प्रज्ञा है। वही प्रज्ञा है। और वो सही जगह क्या है? वो जगह है हमारा अपना मन, हमारी अपनी भावनाएं, हमारे विचार। मतलब टॉर्च को बाहर से घुमाकर अंदर की तरफ करना। बिल्कुल। जब हम टॉर्च को बाहर की चीजों से हटाकर अपने अंदर की दुनिया पर टिकाते हैं, तब असली खेल शुरू होता है। और शायद जानवर ये नहीं कर सकते, उनकी टॉर्च हमेशा बाहर की ओर ही रहती है। सही पकड़ा आपने। भोजन, खतरा, साथी, उनका ध्यान इन्हीं पर रहता है। वो आत्मचिंतन नहीं कर सकते। इसीलिए नागसेन ने कहा कि मुक्ति के लिए योनिसो मनस्कार और प्रज्ञा दोनों जरूरी हैं। हाँ, दोनों। वे एक दूसरे से जुड़े हैं पर एक नहीं है। एक प्रक्रिया है और दूसरा उसका नतीजा है। अच्छा, तो अगर इसे हम पिछले एपिसोड से जोड़ें, उपादान मतलब वो गहरी आसक्ति, तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ मनस्कार हमें आसक्ति में और भी ज्यादा फंसा सकता है?
बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है ये। सोचकर देखिए, जब हमारा सिर्फ मनसिकार काम कर रहा होता है बिना प्रज्ञा के, तो क्या होता है? हम कोई सुंदर चीज देखते हैं, हाँ, और हमारा ध्यान मतलब मनसिकार उस पर टिक जाता है। फिर उसे पाने की इच्छा होती है। बिल्कुल, हम उसे पा लेते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। यही तो उपादान है। यहाँ मनसिकारम ने सिर्फ ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसके स्वभाव का विश्लेषण नहीं किया। लेकिन अगर प्रज्ञा भी साथ में हो तो क्या होगा? तो अगर प्रज्ञा जागृत हो तो मनसिकार उस सुंदर चीज पर टिकेगा तो सही, लेकिन साथ ही योनिसो मनसिकार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब मन सवाल करेगा। हाँ, मन सवाल करेगा, ये चीज कैसी है? क्या ये हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या इससे मिलने वाली खुशी स्थायी है? कल अगर ये खो गई तो मुझे दुख नहीं होगा? और जैसे ही ये सवाल उठते हैं, उस चीज का असली स्वभाव दिखने लगता है, उसकी अस्थायी प्रकृति। और यही समझ हमें उस चीज से अंधी आसक्ति रखने से रोकती है। कमाल है। तो मनसाकार हमें वस्तु तक ले जाता है और प्रज्ञा हमें वस्तु के पार ले जाती है। वाह, ये तो वैसा ही हुआ कि मनसाकार अंधेरे में रस्सी को सांप समझ सकता है। हाँ, और प्रज्ञा टॉर्च जला के दिखाती है कि वो तो सिर्फ रस्सी है। क्या बात है, एकदम सही। और जब नागसेन ने ये सब समझाया तो राजा मिलिंद की क्या प्रतिक्रिया थी? वो तो बस कायल हो गए। स्रोत में लिखा है कि उन्होंने बस इतना कहा, भंते नागसेन आप बहुत कुशल हैं। इस एक वाक्य में ही सब कुछ आ गया। हाँ, उनकी पूरी प्रशंसा, उनकी स्वीकृति। वो समझ गए थे कि कैसे एक इतने गहरे विचार को रोजमर्रा के उदाहरण से समझाया जा सकता है। ये बातचीत सदियों पुरानी है, लेकिन आज की दुनिया में तो ये और भी ज्यादा जरूरी लगती है। जरूरी। मुझे तो लगता है आज ये पहले से 100 गुना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज हमारा मनसिकार शायद इतिहास में सबसे ज्यादा व्यस्त है। व्यस्त ही नहीं, उस पर तो लगातार हमला हो रहा है। हमला हो रहा है, बिल्कुल। हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, ध्यान की अर्थव्यवस्था में, जहां हमारा ध्यान ही सबसे कीमती चीज है। सबसे कीमती मुद्रा। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर कंपनी, सब हमारे मनसिकार को पकड़ना और बेचना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज की जो तकनीक है वो खास तौर पर हमारे मनसिकार को हाईजैक करने के लिए बनी है, बनी उसके लिए, जिसमें प्रज्ञा के लिए कोई जगह ही नहीं है? आप सोशल मीडिया को देखिए, जो इन्फिनिट स्क्रॉल का डिजाइन है, वो क्या है? वो मनसिकार को लगातार व्यस्त रखने का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, बस स्क्रॉल करते जाओ। आपका ध्यान एक पोस्ट से दूसरे पर, एक वीडियो से दूसरे पर कूदता रहता है, लेकिन दिमाग को रुककर ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मैं ये देख क्यों रही हूँ? हाँ, या इस जानकारी का मेरे जीवन में क्या महत्व है, या ये जो गुस्सा या खुशी मेरे अंदर उठी है, ये क्यों उठी है। हाँ, वो प्रज्ञा को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। और नोटिफिकेशंस, वो तो जैसे हमारे मनसिकार के लिए एक बाहरी रिमोट कंट्रोल बन गए हैं। सही कहा। एक टिंग की आवाज आती है और हमारी टॉर्च तुरंत उस दिशा में घूम जाती है, चाहे हम कोई भी जरूरी काम क्यों ना कर रहे हो। हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, चिंतन नहीं। हम एक तरह से डिजिटल युग के जानवर बन गए हैं। ये तो बहुत हाँ, जो सिर्फ बाहरी उत्तेजनाओं पर, स्टिमुलाई पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हमें पसंद है, जिससे हमारे पुराने विचार और मजबूत होते जाते हैं। बिल्कुल। हम एक इको चेम्बर में बंद हो जाते हैं। और प्रज्ञा के लिए तो नई दृष्टि चाहिए, नई समझ चाहिए, जो उस बुलबुले में संभव नहीं है। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है। तो इस जाल से बाहर कैसे निकलें? हम अपनी टॉर्च को सही जगह पर टिकाना कैसे सीखें? मतलब योनिसो मनसिकार का अभ्यास असल जिंदगी में कैसे करें? ये मुमकिन है, पर इसके लिए सचेत प्रयास की जरूरत है। और इसकी शुरुआत बहुत छोटे छोटे बदलावों से हो सकती है। जैसे अगली बार जब आप आदतन अपना फोन उठाएं तो बस 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद से पूछें, मैं ये क्यों खोल रहा हूं? क्या मुझे सच में कोई जानकारी चाहिए, या मैं सिर्फ बोरियत से बचना चाहता हूं? ये छोटा सा सवाल मनिस्कार को यूनिसो मनिस्कार में बदल देता है। आप सिर्फ कर नहीं रहे, आप अपने करने पर ध्यान दे रहे हैं। अपनी हर डिजिटल गतिविधि के पीछे की मंशा पर सवाल उठाना। हाँ, और सिर्फ डिजिटली नहीं, असल जीवन में भी। किसी से बात करने के बाद, खासकर अगर कोई बहस हुई हो, तो कुछ पल रुककर सोचें, मैंने जो कहा वो क्यों कहा? क्या वो मेरे अहंकार से निकला था या सच में जरूरी था? सामने वाले की बात सुनकर मुझे जो गुस्सा आया वो कहाँ से आया? बिल्कुल, ये आत्मविश्लेषण ही प्रज्ञा का बीज है। और एक और चीज, क्या? जानबूझकर कुछ ना करने का समय निकालना। मतलब? बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी किताब, बिना संगीत के, बस 5-10 मिनट बैठना। ये तो बहुत मुश्किल है आज के समय में। शुरू में मन बहुत बेचैन होगा, भागेगा इधर उधर, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अंदर की दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। ये तो ध्यान या मेडिटेशन जैसा ही हुआ। ये उसी का एक रूप है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान है अपनी टॉर्च को सचेत रूप से अपने अंदर की ओर मोड़ना
और जो भी दिखे, विचार, भावनाएं, शोर, उसे बस देखना, बिना जज किए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि ये सब चीजें आती हैं और चली जाती हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। यही अनित्य का बोध है और यही प्रज्ञा का पहला कदम है। तो नागसेन और मिलिंद की ये बातचीत जो मनिस्कार और प्रज्ञा के फर्क से शुरू हुई थी, वो आज हमारे फोन इस्तेमाल करने के तरीके और जीवन जीने की कला तक पहुंच गई है। क्योंकि ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है ना? हमारी पूरी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने ध्यान की टॉर्च को कहाँ लगा रहे हैं। क्या हम उसे सिर्फ बाहरी चमक-दमक और विकर्षणों पर लगाए हुए हैं? या हम कभी-कभी उसे अपने अंदर के सच को देखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ रुककर सोचने वाला सवाल शायद ये है, हमारा ये जो सारा मनसिकार है, हमारा सारा ध्यान जो आज हर दिशा में बटा हुआ है, क्या वो हमें जानवरों की तरह सिर्फ प्रतिक्रिया करने वाला जीव बना रहा है, या हम सचेत रूप से उसे प्रज्ञा की ओर मोड़ रहे हैं, जो हमें इंसान होने का गहरा अर्थ समझा सके? आज हम अपने ध्यान का इस्तेमाल किस एक चीज पर कर सकते हैं, सिर्फ उसे देखने के लिए नहीं, बल्कि सच में उसे समझने के लिए।